नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वह है वाक्य विचार। देखिए, भाषा का आधार क्या है? वाक्य है। वाक्यों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है, तो यह उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। वाक्य निर्माण कैसे हम करते हैं भाषा में और किस किस प्रकार के वे वाक्य होते हैं इत्यादि विषय को आज हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए आरंभ करते हैं आज की कक्षा। हम आपस में बातचीत करते हैं, वह वाक्यों में ही करते हैं। जब हम आपस में संवाद करते हैं तो वह वाक्यों के द्वारा ही करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। ठीक है, यदि हम शब्दों का क्रम सही नहीं रखेंगे, अगर जो शब्दों का क्रम है वह आगे पीछे कर देंगे, तो जो वाक्य का भाव है या वाक्य का जो अर्थ है वह बदल जाएगा, या हो सकता है वाक्य का कोई अर्थ ही न रह जाए। तो इस दृष्टि से वह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इस प्रकार से हम वाक्य की परिभाषा जो देंगे वह होगी अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए, एक तो अर्थ प्रकट करने वाला हो अर्थात सार्थक वाक्य हो, और जो उसमें शब्दों का क्रम है वह व्यवस्थित हो। ठीक है, तो उसी को हम वाक्य कहेंगे। उदाहरण देखिए, आयुष ने यह पेन प्रणव के लिए दिया है। यह प्रणव आयुष दिया है ने पेन के लिए। तो अब इस उदाहरण के द्वारा आप अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए, जो इन दोनों वाक्यों में शब्द हैं वे समान हैं, लेकिन उनके जो क्रम है वो अलग अलग कर दिए गए हैं। तो एक जो क वाक्य है उसका तो हम अर्थ समझ सकते हैं, जबकि जो ख वाक्य है वह वाक्य न रहकर अशुद्ध वाक्य बन गया है। आगे देखिए, इसके दो कारण हैं। जो ये वाक्य न रह के अशुद्ध वाक्य बन गया है, कोई शब्द समूह वाक्य कहलाए इसके लिए दो शर्तें पूरी करनी होती है। पहला है, शब्द समूह में शब्दों का जो क्रम है वो सही होना चाहिए। शब्द समूह के से कोई निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, शब्द समूह से कोई निश्चित अर्थ निकलेगा तभी वह वाक्य होगा। अब देखिए, वाक्य के गुण। वाक्य के कौन कौन से गुण होते हैं? देखिए, वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द अर्थवान होने चाहिए। निरर्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द मिलकर अर्थ प्रदान करने की योग्यता रखते हैं। जैसे हम इधर खाया, वाक्य में खाया शब्द में वांछित अर्थ जो है वो हमें स्पष्ट नहीं हो रहा, अतः यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है। जो वाक्य है वह अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ को समझने में बाधा न पड़े। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार सही क्रम में प्रयोग किए जाने चाहिए। जैसे, मैंने केवल एक केला खाया, केवल मैंने एक केला खाया, केवल मैंने ही एक केला खाया, अन्य ने नहीं। अब देखिए, इन वाक्यों में केवल शब्द के अलग अलग प्रयोग करने पर वाक्य का अर्थ जो है वह बदल गया है। इसलिए वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन का कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए। ठीक है, यदि उपयुक्त मेल नहीं होगा तो जो वाक्य है वह वाक्य नहीं रहेगा। अब देखिए, वाक्य के अंग। वाक्य के दो मुख्य अंग हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य देखिए, प्रत्येक वाक्य में किसी न किसी वस्तु के विषय में कुछ न कुछ कहा जाता है, जिसे उद्देश्य कहते हैं।
उद्देश्य को सामान्य रूप से हम कर्ता भी कह सकते हैं। विधेय देखिए, किसी वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है या वह विधेय के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। रजत खाना खा रहा है, नेहा गाना गा रही है। अब इस वाक्य को जब हम दो खंडों में विभाजित करेंगे उद्देश्य और विधेय के रूप में, तो देखिए रजत नेहा उद्देश्य है वाक्य के, क्योंकि ये वाक्य के कर्ता है। खाना खा रहा है, गाना गा रही है, ये विधेय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये सब जो कुछ भी कहा गया है ये कर्ता के लिए कहा गया है। ठीक है, तो वाक्य में कर्ता के लिए जो कुछ भी कहा जाए या जो कुछ भी लिखा जाए वह विधेय के अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य होता है, शेष कर्म और क्रियाएं आदि जो है वे विधेय के अंतर्गत आती हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के जो भेद है वो दो प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, तो उसी आधार पर हम वाक्य के भेद कर सकते हैं। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, जो वाक्य की रचना की गई है, जिस प्रकार की उसकी बनावट है उसके आधार पर हम वाक्य के भेद कर सकते हैं। पहला देखिए, अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उसके 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये 8 प्रकार के भेद हैं जो अर्थ के आधार पर वाक्य के किए जाते हैं। आइए इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले विधानार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध हो वे विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, किसान हल चलाता है। तो इन वाक्यों में देखिए क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से हमें पता चल रहा है या बोध हो रहा है, अतः ये विधानार्थक वाक्य है। अगला जो भेद है वह है निषेधार्थक वाक्य। देखिए नाम से ही हमें बोध हो रहा है जिन वाक्यों में निषेध किया जाता है तो उन्हें निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। जिन वाक्यों में निषेध अथवा नकारात्मकता होती है वे निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्रेया अंशु को नहीं जानती, तो यहाँ पर देखिए नहीं शब्द से हमें बोध हो रहा है कि यहाँ पर निषेधात्मक यह वाक्य है। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो यहाँ भी देखिए नहीं से हमें बोध हो रहा है कि निषेधार्थक वाक्य है यह। अगर देखिए अगला जो भेद है वह है इच्छार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद या शुभ कामनाएं व्यक्त होती हैं वे इच्छार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे मेरी इच्छा है रमेश पढ़े, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। तो इन वाक्यों में देखिए मानवीय मन की इच्छाएं प्रदर्शित हो रही हैं, अतः यह इच्छार्थक वाक्य है। आगे देखिए प्रश्नार्थक वाक्य। जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है वे वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या महेश पढ़ रहा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो इन वाक्यों में देखिए कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य है। आगे देखिए आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा आशा, अनुमति, विनय, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम यहाँ आकर बैठो, जाओ जाकर सो जाओ। तो इन वाक्यों से हमें साफ बोध हो रहा है कि आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये क्या है, आज्ञार्थक वाक्य है।
आगे है संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो अच्छी होगी, यदि दवा लोगे तो जल्दी अच्छे हो जाओगे। उपर्युक्त वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति पर ही कार्य के सफल होने की बात कही गई है, अतः ये संकेतार्थक वाक्य है। आगे देखिए संदेह अर्थक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना की झलक देखने को मिलती है वे संदेह अर्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद अमन पढ़ रहा है, वह खाना खा चुका होगा। आगे देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा मनुष्य के शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभाव प्रकट हों वे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे सुरेश पढ़ रहा है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों में मनुष्य के मन के भावों की अभिव्यक्ति हुई है, अतः ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। इसके उपरांत ये हमने अर्थ के आधार पर 8 भेदों को जाना है। अब हम रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के जो भेद है उनके बारे में चर्चा करेंगे। रचना या बनावट के आधार पर जो वाक्य हैं उसके 3 भेद होते हैं, जैसे साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। आइए अब हम साधारण या सरल वाक्य को समझते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा विधेय हो अर्थात एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया हो वह साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। जहाँ पर देखिए एक कर्ता हो और एक सामान्य रूप से उसकी क्रिया हो तो वह सरल वाक्य होगा। जैसे नेहा चित्र बनाएगी, आयुष पढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए नेहा और आयुष क्या है, कर्ता है, बनाएगी पढ़ रहा है, ये सामान्य क्रियाएं हैं जो इन कर्ताओं के लिए यहाँ पर प्रयुक्त की गई है। इसलिए यह क्या है, ये जो वाक्य है ये क्या है, साधारण या सरल वाक्य है। ध्यान रहे कि सरल वाक्य छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा भी हो सकता है। जैसे कमल का भाई खा रहा है, कमल का भाई धीरे धीरे खा रहा है। कमल का भाई अमन अपने मित्रों के साथ होटल में बैठकर धीरे धीरे खाना खा रहा है। तो इस तरह से जो सरल वाक्य है वो बड़े भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो छोटे वाक्य हैं उन्हीं को आप साधारण या सरल वाक्य समझें। तो ये बात आप विशेष ध्यान देते हुए अपने स्मरण शक्ति में रखेंगे। आगे है संयुक्त वाक्य। जहां 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण, समुच्चय बोधक और तथा, परंतु, किंतु, लेकिन, अथवा या आदि से जुड़े हो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे रमेश पढ़ रहा है और उसका भाई सो रहा है, माँ खाना बना रही है और बच्चे खाना खा रहे हैं। तो इन वाक्यों में देखिए अंशु अमेरिका गई परंतु जल्द ही लौट आएगी। उपर्युक्त वाक्यों में 2 समान वाक्य और तथा परंतु योजकों द्वारा जोड़े गए हैं, इसलिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। अगला जो भेद था रचना के आधार पर वह है मिश्र वाक्य। मिश्र अर्थात मिला जुला, ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मदन ने कहा कि वह कल नहीं आएगा। जिसे जीवन में सफलता चाहिए उसे परिश्रम करना होगा। तुम भी उधर चले जाओ जिधर तुम्हारा भाई गया है। अब जो ये ऊपर 3 वाक्य हैं इनमें जो रंगीन अंश वाले जो वाक्य हैं ये क्या है, प्रधान वाक्य हैं, और जो सामान्य रूप से लिखे गए हैं वे आश्रित उपवाक्य हैं। ये तीनों मिश्रित उपवाक्य हैं। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार व्यक्त करना होता है
तो कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाना पड़ता है। ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहे जाते हैं। अब देखिए उपवाक्य क्या होते हैं वो हम जानते हैं। उपवाक्य निम्नलिखित दो भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। देखिए मिश्र वाक्य में उपवाक्य की चर्चा आई, तो अब हम उपवाक्य के जो भेद हैं उनको समझते हैं। प्रधान उपवाक्य देखिए क्या होते हैं। ये उपवाक्य किसी अन्य उपवाक्य पर निर्भर नहीं होते, जबकि इन्हीं के अनुसार वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। आश्रित उपवाक्य, ये उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। आश्रित उपवाक्य प्रायः क्योंकि यदि या आदि से शुरू होते हैं। आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य देखिए, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, तो यहाँ पर देखिए जो डॉक्टर बनूं शब्द है वह क्या है? संज्ञा उपवाक्य का भाग है। आगे देखिए विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जो परिश्रम करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पर जो परिश्रम करेगा देखिए ये क्या कर रहा है? सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या है? विशेषण उपवाक्य है। आगे देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह वही जगह है जहां हम पहले रहा करते थे। तो देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में ये शब्द प्रयोग हुए हैं। आगे देखिए वाक्य परिवर्तन। अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन देखिए, एक वाक्य किस प्रकार से हम 8 भेदों के अनुसार बदल सकते हैं, आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। विधानार्थक वाक्य देखिए, आकाश पढ़ाई करता है। निषेधार्थक वाक्य बनाएंगे इसे, आकाश पढ़ाई नहीं करता। इच्छार्थक देखिए, आकाश को पढ़ाई करनी चाहिए। आज्ञार्थक, आकाश पढ़ाई करो। प्रश्नार्थक वाक्य, क्या आकाश पढ़ाई करता है? संदेहार्थक, शायद आकाश पढ़ाई करता है। संकेतार्थक वाक्य देखिए, मम्मी कहती तो है आकाश पढ़ाई करता है। विस्मयादिबोधक वाक्य देखिए, अरे आकाश पढ़ाई करता है। अब देखिए रचना के आधार पर हम वाक्य किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, आइए उसे समझते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखिए पिताजी आते ही अंशु उनसे लिपट गया। पिताजी आए और अंशु उनसे लिपट गया। देखिए यहाँ पर जो ये वाक्य है, पिताजी आते ही अंशु उनसे लिपट गया, सरल वाक्य के रूप में प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर देखिए पिताजी आए और अंशु उनसे लिपट गया, तो और लगने के कारण ये संयुक्त वाक्य बन गया है। माँ ने नेहा को डांटकर दूध पिलाया। माँ ने नेहा को डांटा और दूध पिलाया। तो यहाँ भी इस प्रकार से हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। अब सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे। सज्जन व्यक्ति का सभी आदर करते हैं, ये एक सरल वाक्य है। जो व्यक्ति सज्जन होता है सभी उसका आदर करते हैं। इस प्रकार से ये मिश्र वाक्य बन गया है। पिताजी घर आकर बीमार पड़ गए। जब पिताजी घर आए तब बीमार पड़ गए, तो ये मिश्र वाक्य बन गया है। अब देखिए संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे हम बना सकते हैं। दिनेश आया और सो गया, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसको हम सरल वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे। दिनेश आकर सो गया। मैंने प्रश्न हल किया और अध्यापक को दिखाया। मैंने प्रश्न हल करके अध्यापक को दिखाया। इस प्रकार से ये भी सरल वाक्य में बदल गया है।
संयुक्त वाक्य से भी हम मिश्र वाक्य बना सकते हैं। कैसे, देखिए, नेहा आई और सुनीता चली गई। नेहा आई तो सुनीता चली गई। परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त करो। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य से भी हम मिश्र वाक्य बना सकते हैं। आज हमने जाना अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ न कुछ कहा जाता है, जिसे उद्देश्य कहते हैं। किसी वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं: विधानार्थक, निषेधार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और विस्मयादि बोधक वाक्य। ये 8 भेद होते हैं। आगे है रचना या बनावट के आधार पर 3 वाक्य के भेद हैं। कौन कौन सा? साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। उपवाक्य के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं: प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसी के साथ आज की जो कक्षा थी वाक्य विचार पर आधारित हमारी समाप्त होती है। आशा करता हूँ जो विषय था वो आपको समझ आया होगा। मनोयोग से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली कक्षा में हम लोग।